हेलो दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्बट एजुकेशन एकेडमी में। मैं रोहित कुमार। आज हम लोग साइंस के पार्ट बी पढ़ेंगे और साइंस के बी पार्ट में आज हम लोग एक नए शिक्षक से आपको मिलाएंगे और जिनका नाम है रुपेश कुमार। आज आप लोगों को साइंस में केमिस्ट्री पार्ट पढ़ाएंगे, बेसिक प्लस समथिंग। चलिए आइए मिलिए रुपेश जी से। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और मैं आपको क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो आइए पहले सीक्वेंस जान लेते हैं किस तरह से आपके चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। और पहले सीक्वेंस जानते हैं, कुछ बेसिक्स पहले बताऊंगा आपको और फिर आपकी चैप्टर्स स्टार्ट होंगी। आइए सबसे पहले कुछ बेसिक्स दूंगा, जिसमें ये होंगे कि केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री का कुछ हिस्ट्री और केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं, या केमिस्ट्री के बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। और फिर नेक्स्ट आपका लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा आपके सिलेबस का। और फर्स्ट चैप्टर जो आपका होगा वो होगा पीरियडिक टेबल। पीरियडिक टेबल फर्स्ट में आपको आवर्त सारणी पढ़ाऊंगा। जो आपके क्लास का जो सिलेबस है, जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें पीरियडिक टेबल लास्ट में। तो ऐसे सीक्वेंस कुछ उल्टा सीधा होगा, लेकिन यह सीक्वेंस सबसे अच्छा सीक्वेंस रहेगा। सबसे पहले पीरियडिक टेबल, इसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल। उसके बाद धातु और अधातु, पहले आवर्त सारणी, उसके बाद धातु और अधातु, फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। अम्ल, क्षार और लवण। और फोर्थ में आपका चैप्टर सबसे अच्छा जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसके यौगिक। और लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा मैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। कुछ बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा डेली लाइफ में केमिस्ट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा है, और कुछ इसके गलत यूज भी है, कुछ गलत यूज भी है, कुछ सही यूज भी है। जैसे कुछ गलत यूज की जो अस्त्र शस्त्र बनाए जाते हैं युद्ध के लिए, उसमें कुछ केमिकल अस्त्र भी बनाए जाते हैं, और कुछ वायरस टाइप्स के अस्त्र भी बनाए जाते हैं। कुछ गलत यूज, जैसे एसिड अटैक्स का, एसिड का गलत यूज हो रहा है एसिड अटैक्स में। और बहुत सारे केमिस्ट्री के गलत यूज भी हैं। और जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा यूज करते होंगे अपने डेली लाइफ में, जैसे आप अभी लिख रहे होंगे, तो आपकी कलम का जो इंक है वो भी केमिस्ट्री का एक हिस्सा है। और आपके आसपास जैसे कागज़ पे लिख रहे होंगे, तो कागज़ बांस की लकड़ी से शायद उससे कागज़ बनाई जाती है, तो ये भी एक केमिस्ट्री का पार्ट है।
और आप जैसे बहुत ज़्यादा अभी पढ़ रहे होंगे जिसमें जो इंक जो है वो या जिस मटेरियल का यूज कर रहे होंगे पेन में, उस पेन को कैसे बनाया जाता है, वो भी केमिस्ट्री का एक हिस्सा है। बहुत सारा चीज़, जैसे आप चाय पीते होंगे तो चाय में जब चाय पत्ती मिलाई जाती है, चीनी मिलाई जाता है, दूध मिलाया जाता है, इन सब चीज़ से कैसे चाय तैयार होता है, ये भी एक केमिस्ट्री का हिस्सा है। कैसे उसका रंग ऐसा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है केमिस्ट्री का। जैसे आप दवाई लेते होंगे, आप बीमार पड़ते होंगे तो दवाई कैसे बनाई जाती है, ये भी एक केमिस्ट्री का हिस्सा है। और तब आइए पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री है क्या। दुनिया में बस दो ही चीज़ें हैं, या तो वो मैटर है या तो वो एनर्जी है। दुनिया में बस दो ही चीज़ें हैं, या तो वो मैटर है या तो एनर्जी, या तो वो पदार्थ है या तो वो ऊर्जा है। जनरली हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो चीज़ें दिखती हैं, जैसे ये कलम हो गई, या आप जो कुर्सी पे बैठे होंगे वो कुर्सी हो गई, या कॉपी किताब, बहुत सारी चीज़ें, दूध, और ये सब चीज़ें मैटर पदार्थ है। हाँ, कुछ पदार्थ नहीं दिखते हैं, कुछ मैटर नहीं दिखते हैं। वो मैटर नहीं दिखते हैं जो गैसेस स्टेट में होते हैं। कुछ मैटर जो गैसेस स्टेट में होते हैं वो नहीं दिखते हैं। जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन नहीं दिखती है, और जैसे आप हवा नहीं देख सकते हैं, हवा भी गैसेस स्टेट में है, वो गैसों का मिक्सचर है हवा नहीं दिखती है। हाँ, लेकिन आप गैसेस को भी देख सकते हैं यदि वो लिक्विड स्टेट में हो। आप गैस को भी देख सकते हैं, लेकिन वो गैसियस स्टेट में ना हो, वो लिक्विड स्टेट में हो। जैसे आप कभी लाइटर यूज करते होंगे, तो उस लाइटर में जो ऊपर का शीशा होता है ट्रांसपेरेंट होता है, जो सिगरेट जलाने वाला जो लाइटर होता है, तो उस लाइटर का शीशा ऊपर से जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो अंदर का मटेरियल दिखता है। अंदर आपको एक लिक्विड टाइप का कुछ दिखेगा, एक्चुअली वो लिक्विड नहीं होता है, वो गैसेस होती हैं, जो उसको इतना प्रेशर से डाला जाता है कि वो लिक्विड बन जाता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे कैसे गैसेस से लिक्विड बनाया जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स पास आ जाते हैं लिक्विड में। तो ये सब गैसेस ये मैटर्स दिखते हैं और ऊर्जा नहीं दिखती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे हिट किया तो इसकी जो एनर्जी है वो इसमें आई। हाँ, कुछ एनर्जी इसमें हीट प्रोड्यूस की, हीट एनर्जी में चेंज हुई, कुछ एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में चेंज हुई, कुछ एनर्जी का यूज यहाँ के सेल्स मरने में हुए। तो एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, लेकिन ये दिखती नहीं है, ये सिर्फ आप इसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये हुआ दिनों में बस दो ही चीज़ें, मैटर्स और एनर्जी। जानते हैं केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री ये जो मैटर है ना, मैटर के बारे में जो पढ़ते हैं वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री एक साइंस का पार्ट है, और इस पार्ट में मैटर के बारे में पढ़ते हैं। मैटर की प्रॉपर्टीज, उसकी साइज, उसका शेप, उसकी ज्योमेट्री, उसका बिहेवियर, उसका स्ट्रक्चर, और जो रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन के बीच में जो चेंज होता है मैटर में, वो चेंज, इसके बारे में जो पढ़ते हैं ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री, आइए लिखते हैं डिफिनेशन। केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री साइंस का एक पार्ट है, जिसमें हम लोग मैटर्स के
Chemistry is the branch of science in which we study about structure, shape, size, geometry, properties, behavior of matters and changes during the reactions is that chemistry. तो ये केमिस्ट्री हुई। और फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लोग लेवोजियर साहब को कहते हैं, केमिस्ट्री के पिता, केमिस्ट्री के जनक। मेटर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, शेप और साइज, ज्योमेट्री, रिएक्शंस के दौरान जो चेंजेज होती हैं, इस रिएक्शंस के दौरान जो परिवर्तन होता है वो पढ़ते हैं। और एंटोन लेवोजियर को केमिस्ट्री का जनक माना गया है। आइए जानते हैं केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। केमिस्ट्री शब्द का जो है मूल शब्द केमी शब्द की उत्पत्ति एक यूनानी शब्द खेमिया से हुई। खेमिया यूनानी शब्द कीमिया से हुई, जिसका मतलब होता है मेटल एक्सट्रैक्शंस का यूनानी मेथड, धातु निष्कर्षण का यूनानी विधि, ये होता है इसका मतलब। और केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति यहीं से हुई। या केमिस्ट्री के जो हिंदी होती है रसायन शास्त्र, तो यदि हम रसायन का संधि विच्छेद करें तो ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ लिख लीजिए, रसायन का संधि विच्छेद करेंगे, रस जोर आयन। अब जानते रस मतलब क्या होता है। रस मतलब जो फ्लो हो सके, जो बह सके, मतलब कि लिक्विड टाइप कुछ मटेरियल्स, कुछ लिक्विड। केमिस्ट्री में लिक्विड्स का ज़्यादा महत्व है। लिक्विड और आयन मतलब होता है, आयन मतलब कोई चार्ज्ड पार्टिकल्स, जैसे कि कोई भी आवेशित कण या कोई भी आवेशित पदार्थ। आवेश में जैसे आवेश मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स यदि कहीं से निकल के इलेक्ट्रॉन्स पर निगेटिव चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं से निकल के दूसरी जगह जाता है, तो जहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पॉजिटिव चार्ज बनता है, और जहाँ जाता है इलेक्ट्रॉन्स वहाँ निगेटिव चार्ज बनता है। और केमिस्ट्री में इसी का सबसे ज़्यादा महत्व है। रिएक्शन में सबसे ज़्यादा यूज इसी का, आयन का। आयन और रस मतलब लिक्विड, मतलब कि लिक्विड में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, लिक्विड्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मेनली रिएक्शंस के बारे में, केमिस्ट्री मेनली रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो ये अर्थ हुआ रस का आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के बारे, लिक्विड्स के बारे में पढ़ते हैं, लिक्विड्स के बारे में। हम लोग अभी जाने थे केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के क्या यूज हैं, और केमिस्ट्री के जनक किसे कहा जाता है। आइए जानते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना। लगभग यूरोप में केमिस्ट्री का इतिहास लगभग 12वीं सदी का है। यूरोप में लगभग 12वीं सेंचुरी का है केमिस्ट्री यूरोप में। और हमारे यहाँ भारत का केमिस्ट्री बहुत पुराना है, लगभग हड़प्पा सभ्यता की,
हड़प्पा सभ्यता में केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं। लगभग 4000 ईसा पूर्व, हाँ शायद केमिस्ट्री का इतिहास भारत में लगभग 4000 ईसा पूर्व का है। जैसे दिल्ली में जो है लौह स्तंभ, वो भी केमिस्ट्री का एक प्रमाण है। और हमारे यहाँ जो है हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा पुराना केमिस्ट्री का इतिहास लगभग भारत का 4000 साल पुराना, 4000 ईसा पूर्व, 4000 ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के 4000 साल पहले क्या। तो आइए केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स देखते हैं जो ज़्यादा यूज होते हैं। केमिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं वो कौन से पार्ट्स ज़्यादा यूज होते हैं, जो हम लोग इंटर के सिलेबस में केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में बढ़ जाता है। फर्स्ट में आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री और सेकेंड में आ जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और थर्ड में आ जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। हम लोग इन तीनों में क्या क्या पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स के लॉज का ज़्यादा यूज होता है, फिजिक्स के सिद्धांतों और फिजिक्स के नियमों का ज़्यादा यूज होता है। मतलब कि यूँ कहें कि फिजिक्स में कैलकुलेशन ज़्यादा है, कैलकुलेशन वाला पार्ट जो है वो फिजिक्स में रख दिया गया। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं, कितना एनर्जी चेंज हुआ, एनर्जी इसमें से कितना निकला, कितने आयंस ट्रांसफ़र हुए, आयंस का वो वेटेज क्या है, किसी भी मेटल्स का जो रिएक्शंस हुआ उसके वेटेज क्या है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट वो फिजिकल केमिस्ट्री में देते हैं, जिसमें फिजिक्स के सिद्धांतों और नियमों का ज़्यादा यूज है। इसमें फिजिक्स के लॉ ज़्यादा यूज होते हैं और बेसिकली ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है। कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, ये सबसे बड़ा केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दुनिया में सबसे ज़्यादा मेटर्स, सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड्स है वो कार्बन के कंपाउंड्स हैं। जो आपने आपको 4th चैप्टर बताया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 10th में ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक चैप्टर है। और जब आप इंटर के सिलेबस में जाइएगा तो इसका एक अलग पार्ट ही हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बड़ा है, जिसमें कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। कंपाउंड लिखा है, इट्स कंपाउंड। इसमें कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स हैं उसके बारे में पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक में कार्बन्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं पीरियोडिक टेबल में
उसके बारे में, उसकी रिएक्शंस के बारे में या उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी साइज और ज्योमेट्री शेप के बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए केमिस्ट्री के बारे में कुछ हो गई, बेसिक नॉलेज इतना तो काफ़ी है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं जो यूज है। हम लोग को 10th के केमिस्ट्री में जो 9th की जो कुछ चीज़ें, कुछ जो मटेरियल्स यूज है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसमें हम पढ़ेंगे पहले कि मेटर्स के कितने, उसके 9th के 2 चैप्टर्स, स्टेट ऑफ मेटर्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन दोनों चीज़ों का यूज है, जिसमें आपको मेनली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। बस यही सबसे ज़्यादा यूज है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वो प्रेडिक्टेबल में यूज है, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रेडिक्टेबल में इसका यूज है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि मेटर्स के 3 फिजिकल मेटर्स को 2 भागों में क्लासिफिकेशन, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन है और एक केमिकल क्लासिफिकेशन है। मेटर्स का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है उसके 3 पार्ट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये पढ़ते हैं। मीटर्स इसके 3 पार्ट्स हैं। पहले 2 भागों में इसको क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन में, फिजिकल क्लासिफिकेशन, स्पेलिंग संभाल लीजिएगा, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। हम लोग अभी जान रहे थे मीटर्स के बारे में। मीटर्स को 2 भागों में क्लासिफाइड किया गया, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्लासिफाई किया गया ये हम लोग देखते हैं। फिजिकल को 3 पार्ट, फिजिकल क्लासिफिकेशन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड स्टेट होता है लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में, फिजिकल क्लासिफिकेशन है। और केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं, प्योर और इम्प्योर, शुद्ध और अशुद्ध। केमिकल क्लासिफिकेशन में शुद्ध और अशुद्ध। हमको मान ली इसका यूज नहीं है 10th में तो वो केमिकल क्लासिफिकेशन में ही जो प्योर और इम्प्योर है उसी का यूज है। और पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन को छोड़ देते हैं। ऐसे हम लोग जान लेते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस आप लोग 9th में पढ़े होंगे, और जिसका यूज है सिर्फ वही हम लोग जानेंगे। प्योर मतलब शुद्ध, नाम से ही पता चलता है। कोई भी मेटर जो नाम का, जैसे कि हमने एक मेटर का नाम लिया सोना, सोना मतलब सिर्फ सोना, या कोई नाम लिया चांदी मतलब सिर्फ चांदी, लोहा तो लोहा, सिर्फ लोहा, उसमें कोई भी मिलावट ना हो, मतलब लोहा का प्योरेस्ट फॉर्म हो,
जैसे सोना का प्यूरेस्ट फॉर्म 24 कैरेट में सोना प्यूरेस्ट फॉर्म में होता है। सोना का प्यूरेस्ट फॉर्म, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज़ का प्यूरेस्ट फॉर्म एक तो प्योर होता है और इम्प्योर भी। इम्प्योर मतलब मिक्सचर, इम्प्योर का वही हो जाता है सिर्फ मिक्सचर। इम्प्योर मतलब मिक्सचर, मिक्सचर इम्प्योर मतलब मिक्सचर, मिश्रण। और प्योर को फिर दो भाग में क्लासिफाइड किया गया। प्योर को एक क्लासिफाइड किया गया दो भागों में, एलिमेंट और कंपाउंड में। एलिमेंट और कंपाउंड। आपको दिख रही होगी ये सब चीज़ें, कुछ छोटा छोटा अक्षर है, आप कमेंट कीजिएगा, हम बता देंगे कहाँ पे क्या। और एलिमेंट मतलब तत्व और कंपाउंड यौगिक, तत्व और यौगिक को शुद्ध, ये प्योर शुद्ध को दो भागों में बांटा गया, एलिमेंट और कंपाउंड। शुद्ध हाँ, एलिमेंट तत्व और यौगिक। तो एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट प्यूरेस्ट फॉर्म है किसी भी मैटर का। एलिमेंट वो प्यूरेस्ट फॉर्म है जिसे किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से हम लोग रिक्रिएट नहीं कर सकते, मतलब फिर से नहीं बना सकते। किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड से हम लोग बना नहीं सकते, वो होता है एलिमेंट। एलिमेंट प्यूरेस्ट फॉर्म, किसी भी मैटर का प्यूरेस्ट फॉर्म। जैसे कि सोना को हम अपने से इजाद नहीं कर सकते, अपने से नहीं बना सकते, वो नेचुरल फॉर्म में ही होगा। हाँ, मिनरल से जो सोना निकालते वो एक्सट्रैक्शन है, वो मिनरल से सोना निकालने का वो एक्सट्रैक्शन का मेथड है, वो एक्सट्रैक्शन है। वो एलिमेंट हम तैयार नहीं करते, वो हम उसमें से सोना निकालते हैं। सोना बनाते नहीं है, सोना निकालते हैं, मिनरल से सोना को अलग करते हैं। ये प्यूरेस्ट फॉर्म होता है जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को हम बना नहीं सकते, एलिमेंट्स को हम बना नहीं सकते, वो निकाल सकते, किसी मिनरल से निकाल सकते हैं या किसी भी चीज़ से हम लोग निकाल सकते हैं, वो उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते। एलिमेंट इज प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर which is not created by any physical method or chemical method। इसको लिखते हैं, एलिमेंट किसी भी मैटर का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है जिसे हम लोग किसी भी फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड से क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। फिजिकल या केमिकल मेथड से बना नहीं सकते। एलिमेंट मैटर का प्यूरेस्ट फॉर्म है, जिससे हम लोग किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से किसी भी अब तक जितने भी नॉन फिजिकल मेथड्स हैं, अब तक के जितने भी जितने भी ज्ञात फिजिकल मेथड है, जितने भी ज्ञात केमिकल मेथड है, वो किसी भी विधि से, दो ही विधि होती है, या तो फिजिकल मेथड या तो केमिकल मेथड। किसी भी विधि से हम लोग एलिमेंट को बना नहीं सकते। एलिमेंट किसी भी मैटर का प्यूरेस्ट फॉर्म होता है। अब जानते कंपाउंड क्या होता है। इसमें जैसे हो गया, एग्जाम्पल लिख दीजिए। एग्जाम्पल सोना, चांदी, लोहा, इट कर किसी भी तरह का, या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
कुछ भी जो एलिमेंट होता। कंपाउंड जानते क्या होता है? कंपाउंड कुछ नहीं, बस एलिमेंट्स का मिक्सचर है। हाँ, लेकिन मिक्सचर में फ़र्क है, हम बताएंगे कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है। एलिमेंट और कंपाउंड एलिमेंट का मिक्सचर है एक फिक्स्ड रेशियो में। कंपाउंड वो भी शुद्ध है, वो भी प्योरेस्ट फॉर्म है, क्योंकि वो फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स का मिक्सचर है। एलिमेंट्स का फिक्स रेशियो में जो मिक्सचर है वो है कंपाउंड। मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स इन फिक्स रेशियो या मेटर्स का, मेटर्स नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म में तो यही होता है एलिमेंट और कंपाउंड। प्योरेस्ट मैटर का, प्योर मैटर का वो किसी भी फिक्स रेशियो में, जैसे H2O, हम H2O लेते हैं पानी, एग्जाम्पल। H2O एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन का 2 इकाई और ऑक्सीजन का 1 इकाई लेंगे तभी जल बनेगा। यदि हाइड्रोजन 1 इकाई और ऑक्सीजन 2 इकाई लेते तो वो जल नहीं बन सकता है। वो किसी भी दूसरा कोई भी मिक्सचर हो सकता है, लेकिन वो कंपाउंड नहीं होगा, क्योंकि उसमें फिक्स रेशियो, जल का फिक्स मतलब केमिकल वो फार्मूला है वो H2O ही है। H2O हाइड्रोजन का 2 इकाई और ऑक्सीजन का, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 है। 2:1 है, मतलब कि हाइड्रोजन का 2 इकाई और ऑक्सीजन का 2 इकाई। यदि हाइड्रोजन का 4 ग्राम लेते हैं, हाइड्रोजन का 4 ग्राम लेते हैं तो ऑक्सीजन का 2 ग्राम लेंगे तभी वाटर बनेगा। ये हो गया एलिमेंट का एग्जाम्पल। कुछ और एग्जाम्पल देंगे और कुछ फिर मिक्सचर के बारे में बताएंगे। तो रोकते हैं आज की बात को यहीं पे, और चलिए यहीं से कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में। और जहाँ कभी नहीं दिख रहा होगा आपको या कुछ वर्ड्स नहीं पता चल रहा होगा तो उसमें आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। उस पर इंस्टेंटली रिप्लाई जाएगा उस पर। आपको या कहीं पे डाउट्स है, कहीं पे नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका हम रिप्लाई देंगे। और आप पढ़ते रहिए। फर्स्ट लेक्चर है, गलतियाँ तो हो जाती हैं, हमसे बहुत सारी हुई होंगी, तो आप लोगों के सजेशंस का आभारी हूँ मैं। आप सजेशंस दीजिए और क्या, ताकि नेक्स्ट लेक्चर इससे बेहतर हो सके। थैंक यू।